तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या यहाँ तक यानी कि प्रश्न संख्या 7 तक हम लोग कर लिए थे। साम्राज्यवाद क्या है? ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 नंबर से पढ़ेंगे, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ठीक है, हम लोग आज नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन था, ठीक है, उसकी पूरी जीवनी को जानेंगे, ठीक है, उसने क्या-क्या काम किया। यह जो देखिए आपका ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वीपीआई प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्ट आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का आपका ये इतिहास का आपका ये चैप्टर नंबर पहला चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का आपका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो हमने करवा रखा है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, दिया है 8वां प्रश्न, कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। बात करें कि नेपोलियन बोनापार्ट का, तो जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका जो जन्म हुआ था तब हुआ था, यानी कि 15 अगस्त को हुआ था 1769 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1769 में। बचपन का नाम, ठीक है, देखिए उसका जो बचपन का नाम था, नेपोलियन के बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन के बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की क्रांति में यह एक सेनापति के रूप में काम कर रहा था। ठीक है, और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। देखिए, अगर सबसे महान सेनापति की बात करें तो पूरे विश्व में जो सेनापति का गिनती होता है, महान सेनापति का, उसमें नेपोलियन का भी गिनती होता था एक, कि जो नेपोलियन है वह भी क्या है कि बहुत ही महान सेनापति है। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। आपसे ये प्रश्न पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए कि नेपोलियन ने फ्रांस की राजनीति में कब प्रवेश किया? तो 1789 ईस्वी में किया था। ठीक है, यानी कि अपने जन्म के 20 वर्ष के बाद इसने फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया। ठीक है, 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया। देखिए, यानी कि 1804 ईस्वी को यह क्या बना? फ्रांस का राजा बन गया। ठीक है, और अपना पहला, देखिए, और अपना पहला, यहाँ पर नून नहीं बल्कि यहाँ पर कानून होगा। ठीक है, पहला कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। ठीक है, आपका जो नेपोलियन बोनापार्ट था वह राजा कब बना? तो 1804 ईस्वी में। फ्रांस की राजनीति में प्रवेश कब किया? तो 1789 ईस्वी में। ये सारे प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर आपसे प्रश्न ये भी पूछेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना तो वह जिस कानून को बनाएगा उसे क्या कहते हैं? तो नेपोलियन संहिता के नाम से उसे जाना जाता है। आगे देखिए, आपका अगला प्रश्न 9 नंबर, कह रहा है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए मुख्य कार्य को लिखें, अथवा राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन के योगदान को लिखें कि नेपोलियन का जो योगदान था वो क्या था राष्ट्रवाद के प्रसार में। क्या वह राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार किया? क्या वह राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया या फिर नहीं दिया? ठीक है, तो इसके बारे में, यानी उसके जो 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 वो काम किया है उस सभी काम के बारे में हम उसे लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर या फिर 5 नंबर का पूछता है, या तो 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 नंबर का या तो 5 नंबर का। 5 नंबर का अगर पूछेगा ये दोनों मिलाकर पूछेगा। ठीक है, और 2 का पूछेगा तो केवल एक ही रहेगा इसमें से। देखिए, चलिए हम समझते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित है। पहला है विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया।
देखिए, यानी कि जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, जो बड़े-बड़े लोग थे, उन सभी को विशेष अधिकार मिला हुआ था। उन सभी विशेष अधिकार को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। हमारे राज्य में, हमारे देश में जो जितनी भी जनता है, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। किसी को अलग से विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, स्पेशल काम किसी के लिए नहीं होगा, सबके लिए एक समान नियम रहेगा। ठीक है? दूसरा क्या काम किया कि यातायात के साधन को सुगम और सस्ता कर दिया। देखिए, दूसरा का जो काम था वो यातायात के साधन को अच्छा कर दिया, सस्ता कर दिया और सुगम कर दिया। यातायात का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि छपरा से पटना जाने में एक गाड़ी की आवश्यकता होगी, यानी हम जाएंगे रोड गाड़ी से या फिर ट्रेन से जाएंगे। तो जो ट्रेन का जो उस समय, यानी कि इसके पहले जो राजा थे, उस समय में ट्रेन का जो भाड़ा होता था ज़्यादा था। जब ये आया, जब ये राजा बना, ठीक है, नेपोलियन, तो क्या किया कि उसका जो भी किराया था वो कम कर दिया, क्या कि सभी लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके। ठीक है, देखिए, तीसरा का संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम कर दिया। संचार व्यवस्था को भी अच्छा कर दिया। जैसे हम लोग अभी जैसे अभी हम लोग का संचार व्यवस्था में क्या है, मोबाइल है, तुरंत फ़ोन लगाते हैं कहीं पे, हेलो कहाँ हो, कौन हो, तुरंत लगाते हैं ना। वैसे ही उस समय में जो संचार व्यवस्था, उस समय में जो भी था, उस समय के संचार व्यवस्था को यह अच्छा कर दिया था और सुगम कर दिया था। ठीक है। चौथा है कि आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, जो आर्थिक असमानता थी उन सभी को दूर करने का प्रयास किया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। देखिए, बहुत अच्छा काम किया है कि जो सामंती व्यवस्था था, यानी कि ज़मीन आपका है। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, कि सामंती व्यवस्था का मतलब है कि जो ज़मीन है वो आपका है। ठीक है, कोई बात नहीं कि आपका ज़मीन है, लेकिन उसमें कौन-सा अन्न उपजाना है ये आपको राजा बताएगा। आप उसमें क्या अन्न उपजा रहे हैं राजा बताएगा। सब कुछ कीजिए, लेकिन आपका जितना भी अन्न होगा वो सब के सब कौन ले जाएगा, तो राजा लेकर जाएगा। ठीक है, अब राजा के मन में बात होता था कि आपको कुछ उसमें से अन्न दे दिया तो आप उसको खाने के लिए आपको देगा, नहीं तो नहीं भी देगा। ठीक है, ये होता था सामंती व्यवस्था, यानी कि किसान, जो ज़मीन है वो किसान का ही रहेगा, लेकिन उस पर मालिकाना जो हक है, पूरा का पूरा जो हक है वो राजा का होता था। चौथा है, देखिए, छठा है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया, ताकि जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को एक समान कानून होगा, यानी किसी के लिए अलग से भेदभाव नहीं होगा, एक समान कानून होगा सभी के लिए। सातवां में शिक्षा में सुधार किया गया, क्योंकि जो भी शिक्षा में कमियां थी, पढ़ाई में जो भी कमी हो रहा था, उन सभी शिक्षा में सुधार किया गया। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन है। देखिए, तो जो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हैं वह मुख्य रूप से देखिए 3-4 है। इधर कुछ मिट गया है, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, पहला कि कुलीन वर्ग या फिर सामंत का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। ठीक है, दूसरा क्या है कि मध्यम वर्ग का उदय। ठीक है, चलिए, ये जो आपको नीचे छूटा हुआ है ना, इसको हम आपको बाद में जब भी होगा ना, तो आपको इसको फिर से हम बता देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। देखिए, प्रश्न है 13 नंबर। देखिए, भाई रामू सर, देखिए ये मेरा ही नाम है, आप मुझे रोशन सर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोशन सर, रोशन सर कहिए या फिर रामू सर कहिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों मेरा ही नाम है। ठीक है, चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका। ये बहुत प्रश्न पूछा कि जलवे लाइन क्या है या फिर जलवे लाइन कैसी संस्था है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। इस प्रश्न को दोनों में पूछेगा, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, लेकिन पूछेगा। देखिए, हालांकि उत्तर लिखेंगे कि जलवे लाइन एक व्यापारिक संस्था थी जिसका गठन 1834 में प्रसा ने किया। प्रभा यहाँ प्रसा होगा, प्रसा ने किया था। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करना था। देखिए, जो जलवे लाइन थी वह एक व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि व्यापार, इस जो संस्था थी यह जलवे लाइन, इस संस्था में केवल और केवल व्यापारी लोग ही रहते थे। ठीक है, और इस संस्था का एक ही काम था कि यह
जो व्यापारी थे उन व्यापारियों के हितों के बारे में सोचना, उनके फ़ायदे के बारे में सोचना, उनके लिए सोचना, उनके कामों के लिए सोचना कि व्यापारियों को किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचाया जा सके, उनको कैसे कम से कम टैक्स उनका लगे। यानी कि उन्हीं के लिए ये संस्था था, व्यापारियों के लिए ही संस्था था, याद रखेंगे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि संविधान की जो गठन है वो कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। कैसी संस्था है, तो व्यापारियों की संस्था है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न लिखा है कि वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था। देखिए, जो वियना सम्मेलन हुआ उसका क्या लक्ष्य था, लिखेंगे। देखिए कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था। देखिए, वियना सम्मेलन का एक ही उद्देश्य था कि यूरोप में जो जो परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों को रोक दिया जाए, यानी कि अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको समाप्त कर देना। और इसके पहले जो भी, ठीक है, यानी कि इसके पहले जो कानून था उसी कानून को लाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था थी, इसके पहले जो भी पुरानी व्यवस्था थी, जैसे सामंती व्यवस्था लागू लागू था, वही सभी व्यवस्था इसमें फिर से लाया जाएगा, ऐसा ये बोल रहे थे। तो देखिए, 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया न जाए। देखिए, कहा कि यानी कि 1789 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक, यानी कि जो नेपोलियन था, ठीक है, इसने जितने भी काम किया है उस काम को फिर से दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है। और नेपोलियन द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए। हालांकि नेपोलियन जो भी विकास का काम कर रहा था, जो विकास के लिए आंदोलन चला रहा था, उन सभी आंदोलन को दबा दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलेगा जिससे लोग जो है जागरूक होंगे, उनको फ़ायदा होगा। ऐसा कोई आंदोलन अब नहीं चलेगा, क्योंकि नेपोलियन जो था वह वास्तव में जनता के लिए काम करता था। वह जनता के लिए ही रातों दिन काम में लगा रहता था, ठीक है। उनके लिए आंदोलन चलाता था, उनको जागरूक करता था, ठीक है। उनको राष्ट्रवादी बनाता था, कि सब समझाता था, सिखाता था, ठीक है। लेकिन जब ये गया तो क्या हुआ कि जब ये हार गया तो कहा कि नहीं, कि जितने भी नेपोलियन के द्वारा काम किया गया है इन सभी काम को ख़त्म कर दिया जाए। ताकि और कहा गया कि यूरोप, देखिए, कहा कि यूरोप, और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। देखा कि यूरोप में जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा, वो आगे अब नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये सब कौन कौन रहा था, ठीक है, आपको हम बाद में बताएंगे, पहले समझिए। अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की उपलब्धि को लिखें। प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि को लिखना है। देखिए, लेकिन नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। जो वियना सम्मेलन हुआ उस वियना सम्मेलन में कहा कि नेपोलियन ने जिस क्षेत्र को हरा करके, जिस क्षेत्र को जीता है, राजा को हरा करके अपने क्षेत्र को बड़ा किया है, उन सभी क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए उनके उनके राजा को, ठीक है। दूसरा क्या कि इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना, यानी कि जो इटली है उस इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट देना। तीसरा क्या है कि इटली को पोलैंड का एक भाग मिला, अतः इस प्रकार प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। कि जो इटली है, इटली को पोलैंड का एक भाग मिला, उस प्रकार से प्रतिक्रियावादी एक शक्ति का जो है विजय हुआ था। चौथा है फ्रांस को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जो फ्रांस था उस फ्रांस को 2 हिस्सों में बांटा गया। पांचवा है कि फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगा दिया गया। अब देखिए, फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया गया। कैसा जुर्माना लगा, समझिए। कि युद्ध में जितना भी हर्जाना हुआ, यानी कि जितना भी पैसा खर्चा हुआ है वो सभी का सभी पैसा जो है कौन भरेगा, तो फ्रांस भरेगा। फ्रांस के ऊपर सभी हर्जाना लग गया कि अब भैया फ्रांस ही सारे पैसे का
जो है निपटारा करेगा, यही भरेगा। ठीक है। अगर देखिए अगला प्रश्न है आपका कि छठा है कि बुलबुल राजवंश की पुनः स्थापना और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है। आगे देखिए कि बुलबुल राजवंश का पुनः स्थापना हो गया और जो लुई 16वां खत्म हो गया था, अब उसी का पोता लुई 18वां उसको गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है। वियना सम्मेलन में ये सारी उपलब्धियाँ पाई गई। अब देखिए इसके आगे ये सब कौन कौन रहा था, क्यों हो रहा था, कौन किया, किसके कौन कौन ऐसा कौन था जो ऐसा दिमाग लगा रहा था। तो इन सारी बातों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, चलिए ओके।